मूवी की शुरुआत होती है और हमें नारू नाम की कोमांच कबीले की लड़की को दिखाया जाता है, जिसे एक मरहम लगाने वाले के रूप में ट्रेनिंग दिया गया है, पर वह अपने भाई ताबे की तरह एक महान शिकारी बनने का सपना देखती है और हमेशा अपने कुल्हाड़ी से प्रैक्टिस करती रहती है। वह अपने कुत्ते सारी के साथ हिरण पर नजर रखने के दौरान वह आसमान में बादलों के पीछे एक अंतरिक्ष यान की रोशनी देखती है, जिसे वह थंडरबर्ड के रूप में समझती है। इसे खुद को साबित करने के लिए एक संकेत के रूप में लेती है। फिर खबर मिलती है कि गांव में उनके जनजाति के शिकारियों में से एक को एक पहाड़ी शेर ने पकड़ लिया है। फिर ताबे और उनके कबीले के शिकारी मिलकर जंगल में अपने साथियों को खोजने और उस शेर को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। नारू भी उनके साथ जाना चाहती है, पर कोई उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां शिकार नहीं कर सकती। ताबे कहता है कि नारू खोज दल पर आ सकती है, लेकिन केवल कॉगर को ट्रैक करने में मदद करने के लिए, और अगर वे शिकारी को जीवित पाते हैं तो वह उसका ट्रीटमेंट कर सकती हैं। वे घायल शिकारी को ढूंढ लेते हैं और अपने कबीले की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन ताबे शेर को खोजने और मारने के लिए चला जाता है। बड़े अजीब से पैरों के निशान का पीछा करते हुए एक मरे हुए रैटल स्नेक को देखते हैं, जिसकी खाल सफाई से अलग किया हुआ था। नारू वापस पाके के साथ चक्कर लगाती है और ताबे को ढूंढती है। फिर तीनों मिलकर पहाड़ के शेर के लिए जाल बिछाते हैं, लेकिन शेर पाके को मार देता है और नारू के पीछे पड़ जाता है। एक पेड़ की शाखा पर बड़ी बिल्ली के साथ नारू का सामना होता है, लेकिन दूरी में प्रेडेटर की अजीब आवाज और लाल रोशनी देखकर उसका संतुलन बिगड़ता है और वह पेड़ से नीचे गिर जाती है, जिससे उसके सर पर चोट लगने से वह बेहोश हो जाती है। वह अपने तंबू में जागती है, जिसे ताबे ने बचाकर वापस लाया था। फिर हम देखते हैं कि ताबे मरे हुए पहाड़ी शेर को लेकर ताव देते हुए गांव लौटता है, जिससे उसे युद्ध प्रमुख बना दिया जाता है। उन्हें लगता है कि उनका बड़ा खतरा टल चुका है, पर केवल नारू जानती है कि यह खतरा इससे भी बड़ा और भयानक है। नारू अपने कुत्ते सारी के साथ प्रेडेटर को खोजकर उसका शिकार करने निकल पड़ती है। वह मैदानी इलाकों में सड़ने के लिए छोड़े गए बिना चमड़ी वाले बाइसन भैंसों के झुंड को देखती है। इस तरह के बेवजह के शिकार को देखकर वह दुखी होती है और वह उनकी आत्माओं के शांति के लिए प्रार्थना करती है। वह उस घने जंगल में प्रेडेटर को ढूंढते हुए अचानक कीचड़ से भरे दलदली गड्ढे में गिर जाती है, जो उसे लगभग निगल ही जाती, पर वह अपने रस्सी वाली कुल्हाड़ी को एक लकड़ी में फंसाकर बाहर निकल जाती है। फिर उसके पीछे भालू पड़ जाता है। वह भालू नारू को मारने ही वाला होता है कि भालू को प्रेडेटर की भनक मिलती है और वह उस पर हमला कर देता है, पर प्रेडेटर बड़ी ही आसानी से भालू को मार देता है और उनकी लड़ाई के बीच में नारू नदी के रास्ते भाग निकलती है। नारू भागते हुए उसे खोजने के लिए भेजे गए कॉमंज के एक समूह से मिलती है और उन्हें बताती है कि उसने क्या देखा, पर कोई उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। वह फिर से उस प्रेडेटर के पीछे जाना चाहती है, पर वो उसे जाने नहीं देते और उनके बीच लड़ाई भी होती है। उन्हें आसपास प्रेडेटर के होने का आभास होता है और सभी चौकन्ना होकर उससे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। प्रेडेटर घात लगाकर हमला करता है और सभी को मार देता है। नारू वहां से भागने लगती है, पर उसका एक पैर जाल में फंस जाता है। प्रेडेटर उसे छोड़ देता है क्योंकि वह अब उसे खतरा नहीं समझ रहा था। फिर हम बाइसन भैंसों को मारने वाले बंदूकधारी फ्रांसीसी शिकारियों को देखते हैं, जो अपने बिछाए जाल की जांच करने आए थे। वे नारू को बेहोश करके ले जाते हैं और उसे पिंजरे में बंद कर देते हैं। उन शिकारियों के बीच कबीलों की भाषा बोलने वाला राफेल एडोलिनी नाम का आदमी नारू से उस प्रेडेटर के बारे में सवाल करता है, जिनसे फ्रांसीसी शिकारी पहले सामना कर चुके हैं। जब वह बात करने से इनकार करती है, तो शिकारियों का मुखिया उसके भाई ताबे को सामने लाता है
और दोनों भाई बहनों को शिकारी के लिए चारा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए एक पेड़ से बांध देता है। नारू अपने भाई को बताती है कि वह किसी काम की नहीं है। फिर ताबे ने अपनी बहन को बताया कि वह पहाड़ी शेर को इसीलिए मार पाया क्योंकि नारू ने उस शेर को पहले ही कमजोर कर दिया था। फिर प्रेडेटर घाट लगाकर बैठे हुए फ्रांसीसी शिकारियों को मारने लगता है। इस बीच ताबे और नारू बच निकलते हैं। नारू वापस उन शिकारियों के शिविर में जाती है जहां उसका कुत्ता सरी को बांध कर रखा गया था। इस बीच कुछ शिकारियों से लड़ाई में वह सभी को मार डालती है। फिर राफेल उसके सामने बंदूक ताने आता है, जिसका एक पैर प्रेडेटर के हमले में कट चुका है। वह नारू को उसका इलाज करने के लिए बोलता है, जिसके बदले में वह उसे अपनी पिस्तौल को चलाना सिखाता है। नारू उसे ऐसी जड़ी बूटियां देती है जो खून बहने से रोकने के लिए उसके शरीर की गर्मी को कम करती है। उसी बीच वहां प्रेडेटर आ जाता है। राफेल मरा हुआ होने का नाटक करता है। प्रेडेटर उसे देख नहीं पाता क्योंकि जड़ी बूटी के कारण उसका शरीर ठंडा पड़ चुका है। नारू को पता चलता है कि राफेल के शरीर की कम गर्मी के कारण वह प्रेडेटर उसे नहीं देख सकता। प्रेडेटर आगे आता है और उसका पैर राफेल के ऊपर पड़ता है। वह चिल्लाता है और प्रेडेटर उसी समय उसको मार देता है। तभी नारू का कुत्ता भागता हुआ प्रेडेटर की तरफ आता है। प्रेडेटर उसे मारने ही वाला होता है। तभी ताबे घोड़े पर सवार होकर नारू को बचाने के लिए आता है और फिर साथ में दोनों मिलकर प्रेडेटर से लड़ते हुए उसको कमजोर करते हैं। लेकिन प्रेडेटर इनविंसिबल होकर ताबे को मार देता है। नारू भाग जाती है और वह फ्रांसीसी शिकारियों का सरदार नदी किनारे पानी पीते हुए दिखता है। वह उसे बेहोश करके उसके एक पैर को काट देती है। फिर अपने शरीर की गर्मी को छिपाने के लिए जड़ी बूटियों को खाने से पहले एक अनलोड बंदूक उस आदमी के आगे रख देती है। फिर वहां प्रेडेटर आता है और नारू को नहीं देख पाता। उसे वह शिकारी बंदूक ताने मिलता है और उसे मार डालता है। उसी वक्त नारू राफेल की पिस्तौल से शूट करती है, जिससे प्रेडेटर का मुखौटा नीचे गिर जाता है। उसने पहले ही यह जान लिया था कि प्रेडेटर अपने मुखौटे से जहां निशाना लगाता है उसका तीर वही आकर लगता है। वह उस मुखौटे को उठाती है और जंगल में भाग जाती है। नारू फ्रेंचमैन के कटे हुए पैर का इस्तेमाल करके प्रेडेटर को कीचड़ से भरे दलदल वाले इलाके में ले आती है और बहादुरी से लड़ते हुए उसे दलदल में गिरा देती है। जैसे ही प्रेडेटर दलदल से उठता है वह नारू पर तीर वाला हमला करता है। मुखौटा के बिना शिकारी निशाना नहीं लगा पाता। उसका निशाना चूक जाता है और फिर उसका तीर उड़ता हुआ घूमकर उसी के सर के आर पार हो जाता है। क्योंकि नारू ने उसका मुखौटा ऐसी जगह रखा था जहां से उसका निशाना उसका सर ही था। नारू प्रेडेटर का सिर काट कर अपने चेहरे को उसके चमकीले हरे खून से रंग लेती है। वह प्रेडेटर का सिर और फ्लिंटलॉक पिस्टल के साथ वापस अपने कबीले में आती है और नारू को उसकी बहादुरी देखकर नया युद्ध का प्रमुख बना दिया जाता है और उसकी जीत का सम्मान किया जाता है।